यस। एंड इसके बाद बेटा पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं, पार्लियामेंट की बेसिकली जो पावर्स हैं, इन पावर्स को सबसे पहले आप मैंने मेन बताना है, ग्रुपिंग करनी है लेजिस्लेटिव, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 इलेक्टोरल। आप पहले इन वर्ड्स को याद रखिए, उसके बाद आपने इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फोर्थ इज जुडिशियल, फिफ्थ इज फाइनेंशियल, ठीक है। पहले ये 5 वर्ड्स याद हो गए। दक्ष बेटा आप ऐसे करो, कम इन 12 उठिए बेटा। हाँ जी, बेसिकली जो पार्लियामेंट की पावर्स है, जब आप इनको ग्रुपिंग हम करते हो ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इलेक्टोरल, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल, ठीक है। इसके बाद आपने वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करना। लेकिन अगर आप लेजिस्लेटिव में आप एग्जीक्यूटिव लिख देते हो या एग्जीक्यूटिव में इलेक्टोरल लिखते हो तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। अब आपने पहले जो 5 वर्ड्स याद रखोगे, इन वर्ड्स में अब आपने आगे हमने इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं। अब पार्लियामेंट जो है उसका मेन फंक्शन ही क्या है, लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन कैसे होगी पार्लियामेंट में, आपने ये याद रखना है कि जो पार्लियामेंट है दैट कैन मेक लॉज अकॉर्डिंग टू लिस्ट सिस्टम। लिस्ट जो है दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, यूनियन लिस्ट, देन स्टेट, देन कंकरेंट एंड लास्ट इज रेजिड्यूरी लिस्ट, ठीक है। ये याद रखो कि लेजिस्लेटिव में 4 लिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। लेकिन इन सारी लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है जैसे यूनियन में डिफेंस, ठीक है, स्टेट में है एग्रीकल्चर, कंकरेंट में है एजुकेशन, रेजिड्यूरी में है साइबर लॉज, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लिस्ट, देन कंकरेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी के अकॉर्डिंग जो है वो लॉ बना सकते हैं। लेकिन स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें लॉज बनाने का जो राइट है वो किनके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे हमारे पंजाब की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉज बना सकती है एंड पंजाब गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट टू मेक एनी लॉ, दीज आर गिवन इन स्टेट लिस्ट। यानी कि स्टेट लिस्ट में जो जो भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उन पे लॉ बनाने का राइट होल एंड सोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजाब गवर्नमेंट। इट मीन्स अब हमें बात करनी है कि जो पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज गिवन इन ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिड्यूरी लिस्ट। क्लियर, लेजिस्लेशन आपने याद रखी। फर्स्ट लाइन में आप ये बता दोगे, सेकेंड लाइन में फिर आप बिल्स का बताओ। सेकेंड पॉइंट जो इसका बनेगा, बिल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। आपने ये बताना है कि जो बिल्स हैं वो 2 तरह के हैं, ऑर्डिनरी एंड मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो है वो हमेशा जाएगा सबसे पहले कहाँ पे, लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं भी जा सकता है। लेकिन फाइनेंशियल या बजट का जो बिल है वो हमेशा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, लोकसभा। ये याद रखो। तो ये हो गया लेजिस्लेशन का। तो 2 पॉइंट्स में आपने लेजिस्लेशन जो है या लेजिस्लेटिव पावर्स को बताना है। क्लियर है ये, इट इज क्लियर, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव नाम से ही पता लगता है, मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव मींस, याद रखो, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आपने ये बताना है कि पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल करती है। इसका मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं 543 मेंबर्स, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसमें 2 वर्ड्स याद रखो, नो कॉन्फिडेंस एंड क्वेश्चन और। ये 2 वेपन्स हैं पार्लियामेंट के पास, लोकसभा के पास। नंबर 1, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, इन द पार्लियामेंट if government is not working according to constitution, if prime minister and council of minister they are not working according to the guidelines given in the constitution, that then in the lok sabha vote of no confidence is passed। और जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रपोजल लोकसभा में
जो है डिस्कस किया जाता है। देन वोटिंग करवाई जाती है, और उस वोटिंग में अगर 543 में से 2/3 मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोटिंग करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट वोटिंग करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, लोकसभा क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और ऐसे में फिर नए इलेक्शंस होंगे जिनको कहा जाएगा मिड टर्म इलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट का मेन पावर क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आवर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमेशा एक, जिसे हम कहते हैं कि जो जिस टाइम पीरियड में लोकसभा के सेशन हो रहे होते हैं ना, उसमें एक पर्टिकुलर आर दिया जाता है, क्वेश्चन आर। इन दैट क्वेश्चन आर ऑपोजिशन कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम रूलिंग पार्टी, यानी कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपने यूथ पार्लियामेंट, मॉक पार्लियामेंट में देखा होगा कि ऑपोजिशन कैसे मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनकी डिटेल पहले किसको दी जाती है, पार्टी को दी जाती है, ताकि उसके रिलेटेड सारे डाटाज वगैरह वो कलेक्ट करें, क्योंकि मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स को थोड़ी इतना पता अपने डिपार्टमेंट के बारे में। सपोज सेशन हो रहा है लोकसभा का, और एक तरफ ऑपोजिशन है, एक तरफ मेजॉरिटी पार्टी जो रूलिंग पार्टी। अब ऑपोजिशन के किसी भी मेंबर ने कोई भी मिनिस्टर से अगर क्वेश्चन पूछना है, तो उसके बारे में पहले डिटेल स्पीकर को देनी पड़ती है कि ये हमारा सीक्वेंस है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और वो सारी डिटेल स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी को देते हैं, ताकि रूलिंग पार्टी को प्रॉपर टाइम दिया जाए उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी उनके आंसर्स हैं, डाटाज हैं, वो कलेक्ट करें। अब आपने टेलीविजन पे कभी ये देखा कि जब मिनिस्टर्स रीडिंग करते हैं, उनके हाथ में एक पेपर होता है, ऑपोजिशन कोई क्वेश्चन पूछती है तो वो एक पेपर की हेल्प से वो बताते हैं कि हाँ जी, हमारे डिपार्टमेंट में दिस एंड दिस ईयर वी हैव स्पेंट दिस मच, वी आर गिविंग दिस मच टू वुमेन, दिस मच टू, है ना। इट मींस उनके आईएएस ऑफिसर्स, जो उनके अंडर आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट करके इनको दिया हुआ है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो ये वर्क कर रहा है, ताकि ऑपोजिशन को क्या किया जाए, सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर ऑपोजिशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, या स्कैम्स हो जाते हैं, घोटाला हो जाता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, और मिनिस्टर खुद ही इन्वॉल्व है उसमें, तो कई बार उस मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ता है। ऐसे केस में प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, उस मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं, और उनकी जगह किसी और पर्सन को उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना सकते हैं। क्लियर? तो ये तब होता है जब पर्टिकुलर कोई एक मिनिस्टर स्कैम्स में इन्वॉल्व होता है। लेकिन हमेशा याद रखना, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो क्वेश्चन आवर में प्रॉपर रेडी होकर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको नेशनल टेलीविजन पे दिखाया जाएगा, और क्वेश्चंस की प्रॉपर लिस्ट उनके पास होती है, जिनके डाटाज वो पहले ही कलेक्ट करके रखते हैं। क्लियर? सेशन, सपोज लोकसभा के सेशन ना ईयर में 3 टाइम्स होते हैं, समर सेशन, ऑटम सेशन, विंटर सेशन। और जब सेशन हो रहा होता है, उस सेशन में आपने देखा होगा कि कंट्री के जो भी नेशनल टॉपिक्स है ना, उनके इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। ऑपोजिशन मिनिस्टर से ये पूछते हैं कि हाँ जी, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। मिनिस्टर्स को ये पूछा था कि हाँ जी, विमेन को क्या दिया आपने, रिजर्वेशन की क्या पॉलिसीज हैं, लाइक जैसे फार्मर बिल है, जब भी सेशन होगा फार्मर बिल के बारे में डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है, उसका सेकेंड जो पावर क्या है, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। और ये किस तरह से फंक्शन कर सकती है, बाय पासिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड बाय आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। ठीक है। देन थर्ड इज इलेक्टोरल, इलेक्शंस। इलेक्टोरल का मतलब क्या है, इलेक्शंस, यानी कि एमपीज, यानी कि जो पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, वो किस किस का इलेक्शन कर सकते हैं, किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो बस 2-3 नाम याद रखो, प्रेसिडेंट, सेकेंड इज वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड स्पीकर। ठीक है। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, इलेक्टोरल फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब किसको रिमूव कर सकते हैं, ये तो हो गया ना इलेक्टोरल, किसको इलेक्ट कर सकते हैं। जुडिशियल का मतलब होता है किसको पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। स्पीकर जैसे एट प्रेजेंट ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर है, एंड वो हाउस को प्रिजाइड ओवर करते हैं। कभी भी आपने देखना, आप लोकसभा की कोई भी रिकॉर्डिंग देख लो, उसमें एक चेयर जो है उसको स्पीकर की होती है, और नीचे जो है वो पूरी लोकसभा होती है। ठीक है। स्पीकर का मेन काम क्या होता है, डिसिप्लिन, डेकोरम मेंटेन करना, और रूल। हाँ, लोकसभा में उसकी पोस्ट, स्पीकर की जो पोस्ट है वो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंची। लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर एक एमपी है,
नो डाउट वो प्राइम मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन वो एमपी है, ठीक है। पूरी लोकसभा के वैसे लीडर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन स्पीकर जो है उनका फंक्शन अलग है। स्पीकर का मतलब ये होता है कि लोकसभा में जो भी आपस में बातचीत की जा रही है उसको कंट्रोल करना, ताकि किसी भी तरह से वायलेंस ना हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज जुडिशियल। जुडिशियल में हमने बताना है कि पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं वो किस किस को रिमूव कर सकते हैं। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पीचमेंट का जो प्रपोजल है दैट इज पास टू रिमूव द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो मेन पर्सनालिटीज आपने बतानी है दैट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन रिमूव प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। अभी इम्पीचमेंट कैसे होता है? इम्पीचमेंट भी एक प्रपोजल पास किया जाता है और इस प्रपोजल में 2/3 मेजॉरिटी से अगर पूरी लोकसभा जो है वो फेवर में हो जाती है कि प्रेसिडेंट को उसी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए, देन प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट। हमेशा याद रखना हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं ही इज द फर्स्ट सिटीजन, उनको कभी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता। ये जस्ट उनकी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट देने के लिए किया है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना कोई क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता। हमारी कंट्री में नहीं, ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री में अगर इनको पोस्ट से रिमूव करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, उनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन आज तक हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। क्लियर? तो ये जस्ट एक प्रपोजल रखा गया है, प्रोविजन रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि प्रेसिडेंट डिक्टेटर ना बन पाए, ठीक है। तो हमारी कंट्री का सिस्टम जो है वो कितना फ्लेक्सिबल है कि पावर्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, ताकि कोई भी पर्सन लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट जो है डिक्टेटर ना बने, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर ना बने। उनको दिया गया है नो कॉन्फिडेंस एंड क्वेश्चन आर, ठीक है, उनको वहां से हटाया जा सकता है। जजेस को कहां से हटाया जा सकता है? इम्पीचमेंट। अब हर जो लेवल है, चाहे वो लेजिस्लेशन है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करता है। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल भी है और बैलेंस भी करता है। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जो है, प्रेसिडेंट, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर पे कंट्रोल करते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको एडवाइस करता है? प्रेसिडेंट को। जब आप प्रेसिडेंट की पावर्स बताते हो ना कि दैट प्रेसिडेंट कैन यूज ऑल द पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जजेस, हु कैन अपॉइंट जजेस? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जजेस को रिमूव कौन कर सकता है? तो मीन्स हर जो लेवल है वो डिक्टेटर ना बने, इसीलिए उनको चेक और बैलेंस, चेक का मतलब होता है उन पे चेक रखा गया। 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी का मतलब 543 में से 2/3 अगर लोग जो हैं लोकसभा में भी राज्यसभा में दोनों ही हाउस में, ठीक है। देन इज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड इसका क्या कंट्रोल है। तो इसमें 2 वर्ड याद रखो, मनी बिल और बजट। पार्लियामेंट कैन पास मनी बिल एंड बजट। बजट क्या होता है, पहले बजट को डिफाइन करो। बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? नॉर्मली जो ईयर होता है आपके लिए, ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कहां से लेकर कहां तक होता है? 31 मार्च टू 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर आपने हमेशा याद रखना, जितने भी बिजनेसमैन है ना वो 31 मार्च तक अपनी जो भी रिटर्न या जो भी फाइनेंशियल उनकी स्टेटमेंट्स या जो भी उनका ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और 1 अप्रैल को उनका फाइनेंशियल ईयर, न्यू ईयर स्टार्ट होता है। 31 मार्च को बैंक्स भी बहुत बिजी होते हैं, क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग क्या होती है कि उनका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च तक उसको क्लोज कर लेते हैं। न्यू एंट्रीज जो हैं वो स्टार्ट होंगी 1 अप्रैल। सपोज अगर आपके पेरेंट्स भी अगर इनकम टैक्स देना है तो उन्होंने 31 मार्च तक की जो इनकम है तब तक उनका इनकम टैक्स बनता है। उसके बाद नया इनकम टैक्स कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल। तो बजट, यस की पॉइंट,
बजट हमेशा याद रखना फरवरी में आता है, बजट आ चुका है फरवरी में, अभी रिसेंट आया ना बजट, फरवरी में बजट आया, तो 31 मार्च तक सभी लोगों ने इसकी प्रोविजंस जो है वो कर ली होंगी। अब बजट जो है इस साल का जो बजट है इम्प्लीमेंट कब से होगा? 1 अप्रैल, ठीक है, तो फाइनेंशियली अब इस वो लॉकडाउन की बात है, लेकिन अल्टीमेटली हमारी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर ही है। हर कंट्री का बजट होता है, कोई कंट्री बिना बजट के रह नहीं सकती। इवन हम फैमिली का भी बजट बनाते हैं। हम फैमिली का बजट कैसे बनाते हैं? सपोज आपकी पर्सनल इनकम, मंथली इनकम जो है फैमिली की, आप पूरी एक लिस्ट बनाते हो कि हमारा क्या खर्चा है, क्या इनकम है, बाद में जो बच गया दैट इज योर सेविंग। एंड सेविंग को अगर हम बैंक में डालते तो वो क्या बन जाती है? आपकी इन्वेस्टमेंट। तो हर बच्चे को हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें सेविंग करनी है, क्योंकि सेविंग करोगे तभी आप फ्यूचर के लिए जोड़ सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट। मनी बिल हमेशा, मनी बिल जो है वो लोकसभा में आता है। मनी बिल का मतलब होता है अगर हमारी कंट्री में जितने भी हाईवेज हैं, लाइक बुलेट ट्रेन, या जो भी किसी भी तरह से जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं, उनमें जो भी खर्चा है वो सारा फाइनेंस जो है वो पार्लियामेंट के अप्रूवल से आता है। एग्जेक्टिव मींस प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर पार्लियामेंट के अप्रूवल से बिना खर्च नहीं कर सकते। हमारी कंट्री का एक फंड होता है, प्रॉपर गवर्नमेंट फंड ऑफ इंडिया, उस फंड में से प्रॉपर मनी बिल के द्वारा ही अमाउंट निकाली जा सकती है। कई बार आपने देखा ना कि हाँ सिटीज में या रोड्स बन रही हैं, 6 लेन्स बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो ये मनी कहाँ से आ रही? सपोज अगर आप कहीं भी देख रहे हो, सपोज अगर आप जलंधर से आदमपुर जा रहे हो, आदमपुर में आप देख रहे हो कि आजकल फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक है, तो उस फ्लाईओवर में सारा जो एक्सपेंसेस हैं कौन खर्च कर रहा है? गवर्नमेंट खर्च कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट का जो फंड है उसमें से विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? थ्रू अप्रूवल। ये अप्रूवल जो है वो अल्टीमेटली पार्लियामेंट के द्वारा होती है कि किस स्टेट को कितना फंड दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को ज्यादा फंड मिल जाए, बाकी स्टेट्स को ना मिले। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट, that to check whether money bill is properly utilized or not. Even budget जो है, budget is a statement of income and expenditure. बजट के बारे में प्रॉपर जो है वो डिस्कशन होती है। और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट इंट्रोड्यूस करते हैं, पूरा बजट रीड करके बताते हैं, और उसके बाद बजट पास भी होता है। पास का मतलब वोटिंग करवाई जाती है, वोटिंग के बाद फिर वो बजट कहाँ जाएगा? राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर्स वोटिंग करते हैं। करप्शन भी होती है, हाँ जी, होते हैं स्कैम्स। सीबीआई इज देयर, हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज देयर टू इन्वेस्टिगेट। कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल ही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को दिया 1 लाख, स्टेट ने आगे डिस्ट्रिक्ट को दिया 50, डिस्ट्रिक्ट ने आगे विलेज को दिया 25, और विलेज में पंच और सरपंच में विलेज ने लगाया 5000। तो अल्टीमेटली आप देखो कि 1 लाख की ग्रांट कहाँ से कहाँ शो होकर विलेज एरियाज डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि 5000 ही है। तो अल्टीमेटली ऊपर से नीचे तक सारा जो है वो अलग अलग पॉकेट्स में चला गया। अगर कोई करप्ट है, ठीक है, अगर करप्शन नहीं है तो 1 लाख कैन बी, ठीक है, हाँ जी। तो दीज वर द different powers and functions of parliament. Any doubt? Yes, हाँ जी। हाँ जी, सपोज अगर आप बैंक से कोई भी लोन लेना चाहते हो, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी के पेपर बैंक अपने पास मॉर्टगेज रखता है, यानी कि जितने अमाउंट आपने लोन ली है, पहले वो प्रॉपर्टी देखते कि प्रॉपर्टी कितनी है, उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आपको लोन मिलता है। ऐसा थोड़ी कि प्रॉपर्टी अगर 1 लाख की है तो आपको बैंक 5 लाख दे देगा, बैंक आपको 1 लाख से कम ही देगा, क्योंकि बैंक ने अपने भी जो है वो रिसोर्सेज रखने। क्लियर?